गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एल.आर. मीणा। पिछले वीडियो में मैंने मानव तंत्र में सबसे पहले मानव का पाचन तंत्र पढ़ाया था। मानव के पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को मानव के आहार बोलते हैं और दूसरे को हम पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। मानव के आहार लंबी कुंडली संरचना होती है जो 8 से 10 मीटर होती है, जो निम्न भागों में मुख, मुखोइका, ग्रसनी, ग्रसिका, मलाशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि भागों में खुलती है। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है जिसे हम अंधनाभ, सीकम या उंडुक, दूसरे भाग को हम आपके सामने अग्रसुदांत्र या जेजुनम और इलियम कहते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग थे। पहले भाग को हम यहाँ पर बोलते हैं आपके सामने। एक भाग तो उसमें आपके सामने था जिसको हमने कहा था यहाँ पर आपके सामने कोलन। क्या बोला था? कोलन। दूसरा भाग था आपके सामने, अभी पढ़ा था आपने कोलन के बाद में मलाशय, और जो आपके सामने एक भाग इसमें ग्रहणी जो छोटी आंत का भाग था, यहाँ पर बड़ी आंत में अन्नाल या उंडुक भाग था जो आपके सामने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई मलाशय गुदा में बाहर निकलता है, गुदा के द्वारा। तो पाचक ग्रंथियां जो हमें पढ़नी है, पाचक ग्रंथि पहला कंप्लीट हो गया। आहार नाल, मानव की आहार नाल के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां तो देखिए, मानव में पाचक ग्रंथियां 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। जिसमें सबसे पहले आती है लार ग्रंथि। क्या आती है? लार ग्रंथि, सलाइविया ग्लैंड। यह है आपकी पहली ग्रंथि। तो लार ग्रंथि की जो संख्या है वो हमारे शरीर के अंदर 3 जोड़ी है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, 3 के नाम कौन कौन से हैं जरा बता देते हैं। एक को हम बोलते हैं कर्णपूर्व, कर्णपूर्व ग्रंथि, जिसे हम पैरोटिड भी बोलते हैं, पैरोटिड। ठीक है। दूसरी जो आपके सामने थी उसे हम बोलते हैं अधो जंब या जंबिका। तीसरी जो आपके सामने थी अधि जिया। तो आपके सामने 3 ग्रंथियां थी, पैरोटिड, अधोजंबिका और एडिजिया। ये इस प्रकार की 3 ग्रंथियां होती हैं जो लार ग्रंथि होती हैं। लार ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जिसको हम बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। लार के अंदर एक प्रमुख एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन बोलते हैं। टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम होता है अल्फा एमाइलेज। क्या नाम है? अल्फा एमाइलेज इसका दूसरा नाम है। तो देखिए, लार ग्रंथि से पदार्थ स्रावित होता है, उसे हम लार बोलते हैं। लार में टाइलिन या अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। लार का प्रमुख कार्य होता है भोजन को लसलसा बनाना, लुब्धी बनाना। ये जो टाइलिन एंजाइम है इसका कार्य क्या है ये पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को माल्टोज में बदलना, शुगर को माल्टोज में बदलना या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलना, या ऐसे हम कह सकते हैं शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये लार ग्रंथि है। लार ग्रंथियां बताएंगे। मानव में, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं जो आपके सामने ग्रंथियों के नाम है। कर्णपूर्व ग्रंथि कर्ण के ठीक ऊपर पाई जाती है। अधोजम जो आपके सामने मैक्सिला के ठीक नीचे पाई जाती है, जीभ के ठीक ऊपर पाई जाती है। इस प्रकार से 3 है आपके सामने। लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है जिसमें प्रमुख टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसे अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। टाइलिन का प्रमुख कार्य शुगर या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित करना होता है या शर्करा या शुगर की मात्रा का नियंत्रित करना होता है। दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं।
दूसरी ग्रंथि को हम बोलते हैं यकृत ग्रंथि, यकृत या लीवर ग्रंथि। तो देखिए दूसरी जो ग्रंथि है यकृत ग्रंथि है, लीवर। पढ़ते हैं। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, पहला बिंदु सबसे मोस्ट है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? सबसे देखिए बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, सबसे मोस्ट बिंदु है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछे तो थायराइड बताइए। सबसे बड़ी बहिस्रावी या पाचक ग्रंथि पूछे तो यकृत बता दीजिए। यकृत क्या है? आपके सामने देखिए, यकृत का निर्माण होता है दो जोड़ी पालियों के द्वारा होता है, दो पालियों के द्वारा होता है, दो पालियों के द्वारा होता है। एक पाली को हम बोलते हैं डायपाली, दूसरी पाली को हम बोलते हैं बाइपाली। बाइपाली डायपाली बाइपाली से बड़ी होती है इस प्रकार से, और बाइपाली छोटी होती है। यकृत का निर्माण यकृतीय कोशिकाओं के द्वारा होता है, यकृतीय कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिनको हम बोलते हैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है। यकृतीय कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 से अधिक हो सकती है, लाखों में होती है इसकी संख्या, यकृतीय कोशिकाओं की संख्या। यकृत जो भाग होता है वो एक प्रकार का पतंग नुमा भाग है, यानी पतंग नुमा भाग होता है यकृत। यकृत कहाँ पाया जाता है? आपने पढ़ा है अमाशय के ठीक पास में स्थित होता है यकृत। यकृत के यहाँ पर कार्य की चर्चा करें तो कार्य यकृत के बहुत ज्यादा है। यकृत एक सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ये हम जानते हैं। यकृत के कार्य की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है पीत निर्माण। पीत निर्माण यकृत का प्रमुख कार्य होता है पीत निर्माण। पीत में पीत रस पाए जाते हैं। पीत के अंदर एक तो एंजाइम नहीं पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर पीत वर्णक पाए जाते हैं। पीत वर्णक की बात करते हैं तो आपके सामने एक को बोलते हैं बिलीरुबिन और एक को बोलते हैं बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, ये दो वर्णक पाए जाते हैं, एक को बिलीरुबिन बोलते हैं, दूसरे को बिलीवर्डिन बोलते हैं। बिलीरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन, ये वर्णक पाए जाते हैं। दूसरा है यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तीसरा है हेपरिन का निर्माण यूरिया में होता है। ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है तो इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है तो इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। पांचवा जो भाग है इसका विपरीत हो जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जेनोलाइसिस, जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है तो इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तो देखिए आपके सामने यकृत का प्रमुख कार्य है ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। तो पहला कार्य क्या था? पीत निर्माण। दूसरा क्या था? यूरिया का निर्माण।
पिपेरिड का निर्माण ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्रिया में, ये मुख्य कार्य होते हैं यकृत के। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। यकृत का निर्माण यकृतीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। यकृतीय कोशिकाओं को यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यकृतीय कोशिकाओं को यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तीसरी ग्रंथि की चर्चा करते हैं। तीसरी जो ग्रंथि है नाम आप जानते हो, अग्नाशय। तीसरी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। देखिए अग्नाशय अमाशय या यकृत के ठीक नीचे एक पट्टीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों के रूप में काम करती है, इसलिए अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय भी एक पाचक ग्रंथि होती है। अग्नाशय का निर्माण 3 कोशिकाओं के द्वारा होता है, 3 सेल्स के द्वारा होता है, जिन्हें हम चित्र में देख रहे हैं। देखिए आपके सामने ये एक कोशिका इस टाइप की, ये दिखाई दे रही है आपके सामने। ये देखिए एक कोशिका इस टाइप से है, ठीक है। एक कोशिका जो इनके अंदर है, छोटी छोटी कोशिकाएं जी, और एक कोशिका देखिए आपके सामने ये है इस टाइप से। ये देखिए 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा, जिन्हें हम गामा या डेल्टा बोलते हैं, गामा सेल्स। तो देखिए अल्फा कोशिकाएं होती हैं, वो आकार में बड़ी होती हैं, संख्या में कम होती हैं, आकार में बड़ी होती है और संख्या में कम होती है। यहां एक सूत्र बताऊंगा मैं आपको, सूत्र याद रखिए, बिटाई। कई बार बेटा बड़ा काम करके आते हैं तो माता पिता बोलते हैं बिटाई, बेटा आ गया है, तो यहाँ पे देखिए सूत्र याद रखिए, बिटाई। बिटाई का बहुत बड़ा महत्व है। आई का मतलब इंसुलिन, इंसुलिन। बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन होता है। देखिए बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इससे कौन सा होगा, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होगा। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। इससे जो गामा कोशिका है, इससे सोमेटोट्रोपिन, गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं। सोमेटोट्रोपिन, गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं अल्फा कोशिका में से, सॉरी गामा कोशिका से। तो आपको ये केवल 2 हार्मोन याद रखने, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते हैं, आकृति में मतलब ज्यादा होते हैं, संख्या में ज्यादा होते हैं, आकृति में छोटी होती हैं। ये गामा कोशिका है, ये जो आपके सामने अल्फा बीटा कोशिका के बीच में जगह जगह बिखरी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गामा कोशिकाएं बोलते हैं। इसमें कोशिकाओं के बीच में एक समूह पाया जाता है जिसे बोलते हैं एसिनाई का समूह, एसिनाई का समूह, ठीक है। एसिनाई का समूह भी अग्नाशय कोशिकाओं में पाया जाता है। हार्मोन का प्रमुख कार्य है शुगर की मात्रा का नियंत्रण करना, शुगर की मात्रा का नियंत्रण करना। तो देखिए आपके सामने पाचक ग्रंथि में हमने पढ़ी है कि 3 पाचक ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती है, यकृत और अग्नाशय। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम है यकृत। लाल ग्रंथि जो आपके सामने, लाल ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होती है, जिनके नाम मैंने पैरोटिड, अधोजंग, अधिजिह्वा नामों से पुकारा था। लार से लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है, जिसमें लार पाई जाती है। लार में अल्फा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है।
प्रणाली शुगर की मात्रा का नियंत्रण करना या कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलना। अग्नाशय निश्चित ग्रंथि है क्योंकि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। इसका जो निर्माण होता है वो 3 कोशिकाओं के द्वारा होता है जिन्हें अल्फा बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, गामा कोशिकाओं से सेरोटोनिन, सोमेटोट्रोपिन और गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि में जगह जगह समूह पाए जाते हैं जिन्हें एसिनाइन के समूह कहते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं ये शुगर की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो ये आपके सामने पाचक ग्रंथियां कंप्लीट हो गई हैं। अब जो हमारा टॉपिक आगे चलेगा वो चलेगा पाचन की कार्य प्रणाली। क्या चलेगा? पाचन की कार्य प्रणाली। तो देखिए पाचन की कार्य प्रणाली जटिल क्रिया होती है। अब पाचन की कार्य प्रणाली को हम इस प्रकार से पाते हैं, वो देखिए तो आगे देखिए आपके सामने पाचन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम पढ़ेंगे। पाचन की कार्य की जो परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। तो देखिए पाचन की कार्य फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो देखिए पाचन कार्य की जो होती है जटिल होती है, उसे हम निम्न चरणों में बांटते हैं। जैसे पहला जो चरण है वो है अंतर्ग्रहण। पहला है अंतर्ग्रहण जिसको हम इंगेशन कहते हैं। दूसरा जो चरण है आपके सामने उसे हम पाचन कहते हैं। तीसरा जो चरण है उसे हम अवशोषण कहते हैं। चौथा जो चरण है उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं, स्वांगीकरण। और 5वां जो चरण है उसे हम बहिक्षेपण कहते हैं, बहिक्षेपण, इगेशन कहते हैं। तो देखिए पाचन की कार्य प्रणाली जटिल होती है, इसे हम निम्न चरणों में बांटते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, पाचन, अब्जॉर्बेशन, अवशोषण, एसिमिलेशन, एब्जॉर्बेशन, डाइजेशन और अंतिम है बहिक्षेपण। ठीक है, तो आपके सामने पाचन की कार्य प्रणाली को हम 4 चरणों में बांट रहे हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां है बहिक्षेपण। तो देखिए अंतर्ग्रहण, इंगेशन पहला चरण है। भोजन को सबसे पहले हम कहां लेते हैं? मुख में। भोजन को सबसे पहले हम मुख में ग्रहण करते हैं। इस क्रिया को हम भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंगेशन कहते हैं, फूड इंगेशन कहते हैं। भोजन का मुख में ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन की कार्य प्रणाली का प्रथम चरण होता है जिसमें
दांत और जीभ का मुख्य योगदान होता है। पाचन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है, मानव आहार और पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां हमने पढ़ा है कि पाचक ग्रंथियों की संख्या 3 होती है। एक को लाल ग्रंथि कहते हैं, दूसरे को यकृत और तीसरे को अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में हमने पढ़ा अग्नाशय में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका को हम अल्फा कोशिका कहते हैं जिसे ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। दूसरी कोशिका को हम बीटा कोशिका कहते हैं जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तीसरी कोशिका को हम गामा कोशिका कहते हैं जिससे सोमेटोट्रोफिन, सीरोटोनिन, गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है जो हमने आपके सामने पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे आपके सामने वो पढ़ेंगे पाचन की कार्य प्रणाली या पाचन की कार्य, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो इसे हम 5 चरणों में बांटते हैं। पहले चरण को अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंगेशन। दूसरे चरण को पाचन या डाइजेशन। तीसरे चरण को अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथे को समांगीकरण, एसिमिलेशन। और पांचवें को परिचयपन या इगेशन कहा जाता है। इसके बाद में देखिए अंतर्ग्रहण सबसे पहले पढ़ते हैं। अंतर्ग्रहण, इंगेशन। तो देखिए आपके सामने सर्वप्रथम भोजन को मुख में ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है। अंतर्ग्रहण जो क्रिया होती है आपके सामने वो कर्माकुंचन गति के द्वारा होती है जो आगे हम पढ़ेंगे। कर्माकुंचन गति चाहिए हमें, पैरा स्टेलिस मूवमेंट। इसके बाद में जो मुख में भोजन जाता है तो यहाँ पर 2 अंग होते हैं, एक तो दांत और जीभ। यहाँ पर ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। जीभ का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को हिलाना और डुलाना। जीभ का प्रमुख कार्य भोजन को हिलाना और डुलाना या भोजन की लुगदी बनाना। यहाँ पर दांत के कार्य आपने पढ़े हैं। दांतों के प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने कृंतक दांत है तो भोजन को क्या करेगा? इंसाइजर दांत क्या करेगा? भोजन को तोड़ेगा, काटना है इसका कार्य। दूसरा दांत हमने पढ़ा रत्नक। मांसाहारियों में रत्नक दांत होता है आपके सामने। देखिए यहाँ पर सी है क्या नहीं, तो यहाँ पर इसका चीरना है। प्रमुख कार्य क्या है? चीरना। यानी मांसाहारी में रत्नक दांत सुविक्षित होता है। इसके बाद में अग्रचरणक और चरणक, प्रीमोलर्स एंड चरणक। प्रीमोलर्स और दूसरा है मोलर्स। इनका प्रमुख कार्य भोजन को चबाना। इसके बाद देखिए ये काम हो गया काटना, चीरना, चबाना। यहाँ हो गया भोजन को हिलाना और लुगदी बनाना। इसके बाद में देखिए आपके सामने लार ग्रंथि के द्वारा लार स्रावित की जाती है। जो लार जब भोजन में मिलती है तो क्या बन जाती है? लुगदी बन जाती है। अब भोजन मुख से मुख गुहिका में आ जाता है तो मुख में भोजन क्या होता है? बोलस। मुख में भोजन को क्या बोलते हैं? बोलस या निवाला कहते हैं। क्या बोलेंगे अब? भोजन को बोलस या निवाला। ठीक है। इसके बाद में भोजन मुख गुहिका में आता है। मुख गुहिका से भोजन ग्रसनी में आता है। ग्रसनी श्वसन पथ, भोजन पथ दोनों के रूप में कार्य करती है। ग्रेसिका में आता है। ग्रेसिका में गति होती है, कर्माकुंचन गति, जिससे भोजन को आगे खिसकाया जाता है, आगे धकेला जाता है। इसके बाद में भोजन आपके सामने विभिन्न अंगों में आगे पहुंचता है। उसके बाद में भोजन का क्या होता है? पाचन। तो पाचन पढ़ेंगे। देखिए पाचन सबसे पहले मुख गुहिका में या मुख में देखिए यहां पर क्या था? स्टार्च। स्टार्च में कौन कार्य कर रहा है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? इसके स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन अल्फा एमाइलेज एंजाइम। अल्फा एमाइलेज एंजाइम एमिलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देता है? माल्टोज में चेंज कर देता है। इसके बाद में दूसरा अंग की बात करते हैं, ग्रहणी, जो किसका भाग है? छोटी आंत।
छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का क्या होता है? देखिए भोजन का सबसे अधिक पाचन, पहला बिंदु भोजन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ग्रहणी, तो यहाँ पर कौन सा भाग होगा? ग्रहणी होगा आपके सामने। ग्रहणी में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है प्लस अवशोषण होता है। ग्रहणी में 4 स्तर होते हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ग्रहणी में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बुनस ग्रंथियां कहते हैं। बुनस ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। इसके बाद में देखिए आपके सामने भोजन छोटी आंत से पहले किसमें आया था? अमाशय में आया था भोजन। अमाशय एक थैलेनुमा भाग होता है। अमाशय में जो भोजन होता है, जैसे आपके सामने मुख और मुकोहिका में भोजन को हमने क्या बोला? बोलस यानी वाला। अमाशय में जो भोजन होता है आपके सामने वो क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम। अमाशय जो भाग है उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर कार्य करेगा। रेनिन एंजाइम दूध को स्कंदित करेगा, दूध पर कार्य करेगा। न्यूक्लियो एज, सभी एंजाइम न्यूक्लियेज वर्गीय होते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम किस पर कार्य करेंगे? डीएनए और आरएनए का पाचन करेंगे। तो इस प्रकार से लाइपेज एंजाइम जो होता है वो किस पर कार्य करेगा? वसा पर कार्य करेगा। वसा को किस में चेंज कर देगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है आपके सामने। तो देखिए लाइपेज क्या करेगा? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद में देखिए हमने पढ़ा यकृत। यकृत के द्वारा पीत वर्णक का पीत का निर्माण किया जाता है। पीत के द्वारा पीत रस स्रावित किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस स्रावित किया जाता है। पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन पीत वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें बिलिरुबिन और वर्डिन कहते हैं। इसके बाद में जो भोजन होता है वो छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में आने के बाद में देखिए बड़ी आंत का एक भाग होता है कोलन। कोलन में एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु भोजन पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। बड़ी आंत के अंदर आने के बाद में भोजन में उपस्थित जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, यानी जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। उसके बाद में अवशोषण हो गया। इसके बाद में आता है स्वर्णीकरण। ठीक है, तो स्वर्णीकरण के अंदर क्या होता है कि भोजन के बड़े कण, वसा के बड़े कण छोटे कणों में टूट जाते हैं। इस क्रिया को हम पायसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पायसीकरण। पायसीकरण का बड़ा योगदान होता है। पायसीकरण के अंदर भोजन के जो जटिल अणु हैं, बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। इसके बाद अपचित भोजन जो होता है आपके सामने, अपचित भोजन को टुकड़े टुकड़ों के लेवल में बदलना स्वर्णीकरण कहलाता है, जिसमें CO2 गैस निकलती है। बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। उसके बाद में भोजन एक ठोस मल के रूप में रह जाता है। ठोस जो मल होता है लास्ट में अंत में मतलब मलाशय में पहुंचता है। मलाशय में 2 अवरोधनियां पाई जाती है जो विष्ठा को मलाशय में रोके रखती है। जैसे ही दाब लगता है तो दोनों अवरोधनियां खुल जाती है और मल होता है जो गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बहिक्षेपण कहते हैं। ये जो क्रिया होती है ये
तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित की जाती है और प्रतिवर्ती क्रिया की श्रेणी में आती है। तो यह इस प्रकार से मानव में भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वर्णीकरण और बहिक्षेपण होता है। ठीक है, धन्यवाद।